हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ की बातें करी थी, जो उस पर हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस देखा था, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इक्वेशंस का रूप लेती हैं, और हम लोगों ने प्रोसेसेस समझे थे, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने कुछ सवाल करने की कोशिश करी थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ पढ़ेंगे, और कुछ सिस्टम्स लाइक हीट इंजन क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर पे मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट इंजन को समझेंगे क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग जो हमारा फेमस जो एक साइकिल है जिसको हम लोग कैरनॉट साइकिल बोलते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हीट इंजन को समझते हैं। क्या है, क्या चीज़? हीट इंजन। हीट इंजन, अच्छा, नाम से समझ आ रहा होगा, कुछ हीट का इंजन है ना जिसको हीट इंजन बोल रहे हैं। चलो समझते हैं क्या है एक्चुअली। बेसिकली हीट इंजन जो है वो एक इस तरह की डिवाइस है, एक इस तरह का सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइडियली समझेंगे क्या है, कि उसमें एक तरह की चीज़ होती है जहाँ से हम हीट लेते हैं। तरह की चीज़ क्या, उसका नाम है पर्टिकुलर, उसको समझते हैं भी। ठीक है, तो वहाँ से हम हीट लेते हैं, उस हीट का कुछ हम यूज़ करते हैं वर्क बनाने में। समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग लॉ पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, हीट जो है उससे हम लोग उसको वर्क में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बातें नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ हीट और वर्क ट्रांसफर की बातें करेंगे। और कितना वो ट्रांसफर कर पा रहा है हीट को वर्क में, ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे, जिसको हम लोग अभी इफिशियंसी के नाम से जानेंगे। तो बेसिक बेसिक मोटा सा आइडिया लेते हुए चलो कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में। तो हीट इंजन क्या है, इसमें एक तरह की चीज़ है, इसमें एक तरह की चीज़ है जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, है ना। ये क्या है? सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स एक इस तरह का एक रिजर्वायर है, या एक इस तरह की डिवाइस है जिससे हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग हीट लेते हैं। ठीक है, जनरली जो आइडियल केसेस में हम लोग सोर्स मानते हैं वो इस तरह के सोर्स होते हैं जिनमें इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। मतलब उनसे हम लोग कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट करें, उसमें बिल्कुल भी हीट की कमी नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम लोग एक सिंक बनाते हैं। सिंक समझते हो, जैसे हम लोग के किचन में होता है सिंक, उसी तरह का ये भी एक सिंक है। ठीक है, सिंक में क्या करते हैं हम लोग, वेस्टेड पानी जाता है। उसी तरह से इस सिंक में क्या होता है कि वेस्टेड हीट जाती है। मतलब जो, जैसे हम लोगों ने कुछ हीट ली, वास्तविकता में क्या होगा, जब हम लोग हीट लेते हैं तो उसको हम लोग वर्क में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो भाई उसमें बच जाएगा ना, बचा कुचा चीज़। वो जो बची खुची हीट होती है उसको हम लोग सिंक में देते हैं, और सिंक भी हमारा, इसको हम लोग कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसकी भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, हम लोग इसमें कितनी भी हीट दें इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास सिंक। ठीक है, इसको हम लोग हॉट रिजर्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट रिजर्वायर। इसको हम लोग कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कुछ T2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगा होता है इंजन। समझ रहे हो, यहां पर लगा होता है इंजन, हीट इंजन। ठीक है, क्या है ये? हीट इंजन। ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स से हीट लेता है। ठीक है, इस तरह से सोर्स से हीट लेता है। मान लो उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली। ठीक है, क्या करेगा फिर? उस हीट को वर्क में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। कराओ भाई ट्रांसफर। यहां से मान लो हमने कुछ वर्क निकाला, क्या बची हुई हीट को वो सिंक में डाल देगा? डाल दो भाई सिंक में। मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक में चली गई। तो हीट इंजन बेसिकली क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है सोर्स से, उसका W अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो बना रहा है इससे हीट लेकर के। ठीक है, और जो बची खुची हीट है वो चली जा रही है हमारे एक सिंक में। ठीक है, जनरली रिजर्वायर की जगह पे हम लोग इस तरह की, आप देखो नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे सोर्स सिंक लिखा होगा, कहीं पे हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा हॉट TER और कोल्ड TER लिखा होगा। इस तरह से क्या लिखा होगा? TER। ये क्या होता है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्या होता है ये? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। बात क्लियर है? क्या ये थर्मल, ये भी मतलब बेसिकली एक हॉट होगा एक कोल्ड होगा। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स कहीं पर यूज हो तो उसका मतलब क्या है, उनकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, उसमें से हम कितनी भी हीट लें, कितनी भी हीट दें, कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ पे?
ये है एक हीट इंजन का पूरा सेटअप, क्या क्या होता है वहाँ पर। हम एक सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर पर्टिकुलर फिक्स होता है, एक सिंक होता है जिसका टेम्परेचर पर्टिकुलर फिक्स T2 है। सोर्स से एक हीट इंजन जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, उससे W अमाउंट ऑफ वर्क करता है और बची कुची Q2 हीट को वो सिंक में सप्लाई कर देता है। अर्थात जो W है, अर्थात जो W है, W क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट में से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाल दोगे तो जो बची हुई हीट है दैट इज W, दैट इज वर्क डन। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, हीट इंजन क्या समझ आया। हीट इंजन क्या है कि इस तरह की डिवाइस है जो हॉट और कोल्ड दो रिजर्वायर्स के बीच में काम कर रही होती है, और वो हॉट रिजर्वायर से हीट लेकर के उससे वर्क बनाती है और बची हुई हीट को सिंक में या कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ इसमें हीट का फ्लो होता है। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने बताया W Q1 माइनस Q2, अब ये मैक्सिमम अच्छा कब होगा, जब Q2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा जब Q2 की वैल्यू Q1 हो। भाई W क्या हो सकता है, W कैन बी, इफ W मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो W मैक्सिमम क्या होगा, W मैक्सिमम विल बी Q1, है ना। जितनी हीट हम ले रहे हैं सारी की सारी हीट को हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास W मैक्स। और W मिन क्या हो सकता है, W मिन हो सकता है कि जितनी भी हम हीट ले रहे हैं सारी की सारी हीट को हम ट्रांसफर कर देंगे सिंक में, तो हो सकता है 0। बेसिकली ऐसे केसेस जनरली नहीं होते, इन बिटवीन ही सब कुछ, जो प्रैक्टिकल केसेस है उसमें इन बिटवीन में सब कुछ लाई करता है, ये आइडियल केसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे इंजन पर। ठीक है, जो भी हमारा हीट इंजन है उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो हीट को वर्क में ट्रांसफर कर पाएगा। बात क्लियर है, अर्थात डिपेंड करता है उसकी पर्टिकुलर इफिशियंसी पर, जिसको बोलते हैं एक ईटा से दिखाते हैं, इफिशियंसी ईटा। ठीक है, ईटा क्या होता है, ईटा क्या होता है कि कितना वर्क किया जा रहा है और कितनी एनर्जी ले रहे हैं। बेसिकली इसी बात पर डिपेंड करेगा कि मान लो आपने जैसे 100, मान ले मैंने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, उसका मैं 50 रुपये ही खर्चा कर पा रहा हूँ, तो मेरी इफिशियंसी कितनी हो गई, 50 मैंने खर्चा किया, 100 से लिया, तो आधी तो इफिशियंसी हो पाई। उसी तरह से इंजन के लिए होता है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क उसने किया है, वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो ईटा को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, वर्क डन क्या है, W Q1 माइनस Q2, इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, यहां दिख रहा होगा आई होप। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना है W, है ना, अपॉन हीट टेकन कितनी सोर्स है Q1। क्या W को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, सही है, इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करा तो क्या जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी, 1 माइनस Q2 बाई Q1, दिस इज द इफिशियंसी फॉर्मूला फॉर एनी हीट इंजन, एनी हीट इंजन। ठीक है, अब इफिशियंसी 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, प्रैक्टिकली 100 तो पॉसिबल नहीं होती है, जनरली इन बिटवीन लाई करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का इंजन होता है जिसके लिए इफिशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कैरनॉट इंजन बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है कैरनॉट इंजन। बेसिकली यही कैरनॉट इंजन जनरली जो भी हम लोग आइडियल केस पढ़ रहे हैं, जब भी हम लोग आइडियल हीट इंजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइडियल हीट इंजन की, किसकी, आइडियल हीट इंजन। तो जब भी हम आइडियल हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, कैरनॉट इंजन। क्या है, कैरनॉट इंजन। ठीक है, उस कैरनॉट इंजन का मतलब क्या है कि जो एफिशिएंसी होगी वो 100% होती है। ठीक है, अच्छा, ओके 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 ओके, मतलब बेसिकली वो आइडियल होता है, समझो। ठीक है, अच्छा, अब कैरनॉट साइकिल क्या होता है, कैरनॉट साइकिल का मतलब क्या होता है कि किस तरह से एक हीट इंजन को हम लोग, मतलब कैरनॉट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया, उस सेटअप की हेल्प से उन्होंने इस हीट इंजन का एक क्या बोलते हैं, सिमुलेशन किया। सिमुलेशन समझते हैं, मतलब उसका एक तरीके से उन्होंने दिखाया कि हीट इंजन काम किस तरह से करता है। वो एक्चुअल में हीट इंजन नहीं बनाया उन्होंने क्या किया कि दिखाया कि हीट इंजन इस तरह से काम करता है एक पर्टिकुलर सेटअप को लेकर के। बात समझ आ रही है ना,
जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें दिखाना होता है कि कोई चीज़ किस तरह से काम कर रही होती है, तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं कि किस तरह से चीज़ काम करती है, हाउ इट वर्क्स। तो उसी तरह से कार्नोट ने क्या किया, इस हीट इंजन का एक सिमुलेशन बनाया, एक तरीका बनाया जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि वो हीट इंजन काम किस तरह से करता है। उस एक पर्टिकुलर साइकिल उन्होंने डिफाइन करी, कार्नोट साइकिल, किन किन तरह से, किन किन प्रोसेसेस से होकर के एक हीट इंजन गुजरता है, उन प्रोसेसेस को उन्होंने समझाया। इसको बोलते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब उसको समझते हैं, इसको उतारो। तो अब हम लोग बात करेंगे कार्नोट साइकिल क्या होता है, जिसकी हेल्प से कार्नोट ने सिमुलेट किया एक हीट इंजन को। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह की चीज़ है, समझोगे तो बहुत मज़ा आएगी, मतलब इतनी तो गारंटी। ठीक है, क्योंकि जब मैं कब की बात है यार, बीएससी फर्स्ट ईयर में या 11th 12th में शायद कार्नोट इंजन, हाँ 11th 12th में तो था ही। उसका जब बीएससी मतलब 11th 12th में तो क्या ही पढ़ा था। ठीक है, बीएससी में जब पहली बार इसको देखा तो मेरे को बहुत गंदा लगा ये, मतलब मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअल में क्या था ये। बट जब मैंने खुद से समझने की कोशिश करी आगे चल के इसको, तो मतलब जब दोबारा से मैंने ये सब चीज़ें आगे क्लासेस में पढ़ी, तो मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझ आया क्या होता है, तो तब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लगा। स्टार्टिंग में क्या था कि लगता है कितना बोरिंग टॉपिक है ये कार्नोट इंजन साइकिल क्या होता है ये, बट एक्चुअल में यार ये बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब सच्ची ब्यूटीफुल है। ठीक है, क्या चीज़, कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल, ओके ठीक है, एक सेकेंड। कार्नोट साइकिल क्या होता है समझो ध्यान से। इसमें एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया गया, क्या क्या सेटअप में था देखो। एक, सबसे पहले उन्होंने सोर्स रखा। सोर्स का मतलब क्या था, एक हॉट रिजर्वायर, मतलब वही जिसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो और वो बहुत हॉट हो। ठीक है, हॉट, ठीक है, समझ लो ना। हाँ, तो ये क्या है, हॉट TER है, मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग सिंपल सा ले सकते हैं पूरी की पूरी हीट। ठीक है, ओके। इसके बाद इसी मतलब एक बेस है, ठीक है ना, इस तरह का एक बेस बना हुआ है, समझ लो ना, जिस तरह का एक, समझो कि एक पाटा टाइप का है, मतलब एक चौकी टाइप की, जिसपे ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं, वो बहुत गर्म है। ठीक है, समझ लो कि बिल्कुल स्टील की बेंच है ये। ठीक है, बैठ जाओ तो कल आ जाओगे एकदम। ठीक है, एक लकड़ी की बेंच मान लो। ठीक है, ये क्या है, एक लकड़ी की बेंच, मतलब एक इंसुलेटर है ये। क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर जो था वो कुछ T1 था। ठीक है, यहाँ पे एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या ही है, उसमें तुमको ना कोई हीट ले सकते हैं ना दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक चीज़ थी जिसको हम लोगों ने बोला कि कोल्ड TER। ठीक है, मतलब ये बहुत ठंडा है, यहाँ पे हम हीट दे सकते हैं, मतलब सिंपल सी सारी हीट चली जाएगी। ठीक है, ये मान लो T2 टेम्परेचर पर है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर पिस्टन लिया, ये एक सिलेंडर पिस्टन जिसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, ठीक, इस तरह से गैस भरी हुई, और इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स। कैसी हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है, लेकिन मतलब ये वॉल जो है ये इस तरह की एडियाबैटिक, मतलब यहाँ से कोई हीट नहीं अंदर जा सकती। ठीक है, लेकिन जो इसका बेस है, जो ये बेस है, दिस इज कंडक्टिंग। ये कैसा है, कंडक्टिंग है, डायथर्मिक। मैंने बताया था ना इस तरह के टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, कंडक्टिंग है, डायथर्मिक, समझते हो, यहाँ से हीट जा सकती है, मतलब ऐसे हम इसको कहीं पर रखेंगे तो नीचे से हीट ले सकता है, बाकी कहीं और से नहीं ले सकता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने किया क्या, इसको उठाया और उठा करके इस पे रखा, किस पे रखा, हॉट TER पे, समझ रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, क्या ये इसका जो कंडक्टिंग बेस था यहाँ से हीट लेगा, हीट जो है हीट ले रहा है। ठीक है, हीट ले रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसका टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा। ठीक है, अब नॉर्मली देखा जाए यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं यहाँ पे गलती से समझ जाते हैं, तो वो कौन, मतलब थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो सही समझ रहे होते हैं, उनको लगता है कि मैं सही समझ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी गलती होती है। क्या गलती होती है, जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, इसको हम लोग एक्सपैंड होने देते हैं, इसको हम लोग एक्सपैंड होने देंगे तो ये ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा। एक्चुअल में भी वहाँ पर एक्सपेंशन होता है, जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मान लो हमने यहाँ पर रख दिया, कुछ हल्का सा इसे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया तो इसमें एक्सपेंशन हो गई, ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको खुद से एक्सपेंड कराते हैं, इसको खुद से एक्सपेंड करा रहे हैं। एक्सपेंड कराने का मतलब क्या है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये अपने आप एक्सपेंड हो या हम एक्सपेंड कराएं, दोनों में अंतर है। ठीक है,
हम किस तरह से एक्सपेंड कराते हैं, हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कराते हैं कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। और अगर ये खुद से एक्सपेंड होगा तो अंदर का प्रेशर कांस्टेंट होगा, ना कि टेम्परेचर। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमेशा जब भी तुम किसी को ऐसे छोड़ दोगे एक्सपेंड होने के लिए तो वो इस तरह से एक्सपेंड होगा कि अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खुद से इसको एक्सपेंड करा होने देते हैं, तो ये एक तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हम एक्सपेंड कराते हैं, मतलब आइसोथर्मली। क्या करते हैं, आइसोथर्मली। तो पहला इसमें क्या प्रोसेस आता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इधर दिख रहा होगा आइयो, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अभी इसके जो वो रिजल्ट्स हैं वो भी निकालेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल समझो क्या है। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ। ठीक है, अभी इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, अभी हमने खुद से इसको एक्सपेंड कराया। अब हमने क्या किया, ऐसे इसको उठाया, ऐसे से उठाया और इस पे ला करके रख दिया, इस पे ला करके रख दिया ऐसे करके। ठीक है, अब हमने इसको इससे हाथ हटा लिया, हमने इससे हाथ हटा लिया। अब ये खुद से एक्सपेंड होगा, समझ रहे हो, अब ये खुद से एक्सपेंड होगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ पर अब हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई हीट सप्लाई, और जब भी हम हीट सप्लाई नहीं करते हैं और गैस एक्सपेंड होती है, जब भी हम हीट सप्लाई नहीं करते हैं, डेल्टा क्यू जीरो होता है, और तब वो जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस तरह के एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्यों एडियाबैटिक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीट की सप्लाई नहीं होगी, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या ही करेगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो दूसरा मतलब यहाँ पर ला के रखा, ये थोड़ी सी और एक्सपेंड हो गई, पहले क्या था थोड़ी सी एक्सपेंड हुई, यहाँ पर आकर के ज्यादा एक्सपेंड हो गई। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या हुआ इसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुआ, ओके ओके ओके। फिर हमने क्या किया, इसको उठा करके इस पे रखा, कोल्ड रिजर्वायर पे। बात समझ आ रही है, और इसको कंप्रेस कराया। देखो यार होगा क्या एक्चुअल में, हम अगर कंप्रेस ना कराएं तो क्या होगा, हमने इसको ऐसे उठा करके यहाँ से उठा करके यहाँ रखा। ठीक है, जब हमने इसको उठा करके रखा तो ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये मानते हो करेगा। ठीक, अगर करेगा तो ये खुद से भी कंप्रेस होना चाहेगा, लेकिन वो कंप्रेस होना चाहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, और हम कंप्रेस कराते हैं इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेशन किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये हमारा कंप्रेस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तीसरा जो हुआ दैट इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कुछ कंप्रेस हुआ, ठीक है, कुछ कंप्रेस हुआ। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, हमने इसको ऐसे उठाया, ठीक है, और वापस से इंसुलेटर पे रख दिया, वापस से इंसुलेटर पे रख दिया। अब क्या होगा, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, रख के छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये खुद से ही कंप्रेस होगा। समझ आ रहा है, एक मिनट, खुद से किससे हो सकता है, खुद से नहीं होगा ये, नहीं एक सेकंड, हाँ अब खुद से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर है, हीट जाएगी नहीं कहीं, हीट जाएगी नहीं कहीं, तो हम इसको और कंप्रेस कराते हैं, और कंप्रेस कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है और हम खुद से कंप्रेस करा रहे हैं, तो ये किस तरह का प्रोसेस हुआ, जब भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। जो लास्ट प्रोसेस है इसमें, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट अभी समझते हैं और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट समझो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कंटेनर को उठाया, ठीक है, जो मेरे पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, इसको हमने हॉट टीआर पे रखा, हॉट टीआर पे रखा और इसको एक्सपेंड कराया हमने आइसोथर्मली, ठीक है, ताकि इसमें मतलब कुछ एनर्जी स्टोर हो जाए। ठीक है, वास्तविकता में जब इंजन काम करता है, आपने देखा होगा जो मॉडर्न इंजन होते हैं उसमें से एक किस तरह से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और इस तरह से वो एक मूव कर रहा होता है पिस्टन ऊपर नीचे। वास्तविकता में कुछ इसी तरह का तो देखा होगा आपने, है जो बाइक्स वगैरह की जो ऐड आते हैं उसमें देखा होगा किस तरह के पिस्टन मूव कर रहा होता है। हालांकि उसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसकी बात अलग है, उसमें पहले वो आती है गैस फिर जाती है, मतलब अलग चीज़ है उसमें, ठीक है, फ्यूल व्यूल सब आता रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही फील आ रहा होगा, है ना। सबसे पहले क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको छोड़ दिया फ्रीली, तो ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया, फिर हमने इसको इस पर रखे एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। इन 4 प्रोसेसेस में हमने पहले हीट कुछ थी इसमें, है ना,
कैसे सिमुलेट करने का प्रयास किया, यहाँ से हमने कुछ हीट इसमें प्रोवाइड कराई, ठीक है। जब ये यहाँ पर था इंसुलेटर पर, तो यहाँ पे खुद से इसमें कुछ वर्क हुआ जिससे ये जो पिस्टन है मूव किया। फिर जब हमने इस पर रखा तो हमने फिर कंप्रेस करा के इसमें जो बची हुई हीट थी यहाँ पे हमने T1 टेम्परेचर पे उसको कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि उसमें से वर्क निकाला, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, उसमें जो बची हुई हीट थी उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर करके उसको ओरिजिनल पोजीशन में ला दिया। बात समझ आ रही? तो इस तरह से इसका सिमुलेशन को आपको समझना है कि क्या क्या भाई हमने जो एक हीट इंजन पढ़ा वो यही तो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ले रहा है, फिर उसको वर्क में ट्रांसफर कर रहा है, फिर उसको जो बची हुई हीट है उसको वो निकाल दे रहा है। यही तो है हीट इंजन, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि ये एक हीट इंजन का सिमुलेशन है जिसमें हम लोग समझते हैं कि हीट इंजन काम किस तरह से करता है। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसमें डिफरेंट भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, कुछ हमारा गैस एक्सपेंड होगी तो उसमें वर्क डन होगा, है ना, तो उसका वर्क डन निकालेंगे, इसका टोटल फिर देखेंगे क्या क्या टोटल वर्क डन हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो उस वर्क डन का फॉर्मूला आएगा टोटल निकल के, ठीक है। उसको मैं करता हूँ, आप इसको नोट करके फिर मैं बोर्ड साफ करता हूँ। तो हमने 4 प्रोसेस देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर इसके बाद हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। इन चारों प्रोसेस को हमने बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग एक डायग्राम में कैसे बनाते हैं और इसके लिए वर्क किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पीवी डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। पीवी फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि जो हमारा जो वॉल्यूम था उसका, ठीक है, जो प्रेशर था वो कुछ पी किसी ए पोजीशन यहाँ पर कहीं था, ठीक है, यहाँ पर कहीं था, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है दैट इज पी ए, है ना, वॉल्यूम वी ए, टेम्परेचर मान लो T1 है, ठीक है, जिस तरह से उसमें T1 T2 दिखाया था, ठीक है। ओके, अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हुआ कि हमने आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड किया था, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर्व किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, याद है मैंने बताया था इसकी जो स्लोप होती है वो कम होती है, ठीक है, और जो एडियाबैटिक होता है उसकी स्लोप ज़्यादा होती है, याद है मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ पर जब आए, मान लो ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, बी पोजीशन पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी चेंज टू पी बी, वॉल्यूम वी बी, और टेम्परेचर T1 सेम रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली हमने किया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। एडियाबैटिकली में क्या होगा, टेम्परेचर तो चेंज होगा भाई, टेम्परेचर तो चेंज होगा, उसमें कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। मतलब किसी सी पोजीशन पे आया और यहाँ पे प्रेशर PC, वॉल्यूम VC, और टेम्परेचर क्या हो गया T2। टेम्परेचर क्या होगा, हमने T2 टेम्परेचर, मतलब समझ रहे हो कि एनालॉजी क्या है कि हमने उसको उस टेम्परेचर तक एक्सपेंड किया जो कि अभी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आने वाला है। अब हमने उसको कोल्ड रिजर्वायर पर रख दिया तो अब इसका भी टेम्परेचर T2 है, ठीक है, समझ रहे हो, और इसका भी टेम्परेचर T2। अब खुद से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हीट निकलेगी। समझ रहे हैं ना, मजा आ रही है? मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसा उसको जो हमारा कंटेनर था उसको हमने T1 टेम्परेचर पे ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने उसको रखा है एक हॉट रिजर्वायर पे और उसको हम एक्सपेंड करा रहे हैं, खुद से ही एक्सपेंड करा रहे हैं, जाहिर सी बात है हीट लेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हीट उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर घटने की कोशिश करेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे उसमें हीट लेता रहेगा वो। तो T1 फिर क्या होगा, हमने उसको फिर से एक्सपेंड कराया, कहाँ तक, T2 टेम्परेचर तक एक्सपेंड करा दिया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद किसके बराबर आ गया, कोल्ड वाले के बराबर। अब कोल्ड वाले पर रख के हम उसको कंप्रेस कराएंगे, समझ आ रहा है, कोल्ड वाले पर रख के हम उसको कंप्रेस कराएंगे आइसोथर्मली। हमने इसको कंप्रेस करा, कहाँ तक, मान लो ये डी पोजीशन थी, कुछ ये डी पोजीशन थी, ठीक है। इस डी पोजीशन को मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, PD, VD और टेम्परेचर T2, ठीक है। अब क्या होगा, क्या मैंने फिर से इसको आइसोथर्मल फिर से हमने इसको एक इंसुलेटर पे रखा था और एडियाबैटिक कंप्रेशन कराया था, टेम्परेचर अगेन चेंज टू T1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एडियाबैटिक। बात समझ आ रही है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। बात समझ आ रही है। इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग कैरनॉट साइकिल। इस साइकिल क्या बोलते हैं हम लोग, कैरनॉट साइकिल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ टेंशन हुई कि मतलब किया क्या भाई, जो हमने किया उस सेटअप के साथ में वही हमने दिखा दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, फिर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फिर हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, फिर हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। अब इनके में जो वर्क लिखते हैं भाई, पहला क्या हमने प्रोसेस किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल जब भी हम वर्क डन लिखते हैं, जब भी हम वर्क को आइसोथर्मली लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी इसको W1 लिख देंगे पहले प्रोसेस में, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है NRT, है ना, NRT ln V2 by V1, NRT ln V2 by V1, तो NR किस टेम्परेचर पे हुआ है, T1 पे, NR T1 ln V2 by V1, फॉर्मूला याद है ना, मैंने आपको डिराइव कराए थे फॉर्मूले, ठीक है, V2 by V1, V2 by V1, V2 क्या है, यहाँ का वॉल्यूम VB और यहाँ का वॉल्यूम VA, तो V2 by V1 क्या होगा, VB by VA, VB by VA, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, सेकंड प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है एडियाबैटिक का, W इज इक्वल टू, यहाँ 2 मान लो, ठीक है, W इज इक्वल टू फॉर्मूला NR अपॉन गामा माइनस 1, फॉर्मूला था मैंने बताया था, ठीक है, NR गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, सही है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर भी, हाँ T1 माइनस T2 था, T1 माइनस T2 कर दिया हमने, ओके, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या प्रोसेस हुआ, तीसरा प्रोसेस हुआ हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में W3 क्या होता है आइसोथर्मल में, फिर से सेम फॉर्मूले की तरह लिखने की कोशिश करेंगे, क्या होता है NRT, T क्या है यहाँ पर, इस यहाँ पर टेम्परेचर क्या बना रहा, T2, यहाँ से T2 था, यहाँ से T2 था, ठीक है, तो NRT2, वॉल्यूम क्या कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, यहाँ VC था या VD था, तो पहले क्या लिखते हैं बाद वाला, यानी VD अपॉन VC, करेक्ट है, इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या आ जाएगा, W4 इज इक्वल टू एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला सेम आप लगाने की कोशिश करेंगे, NR अपॉन गामा माइनस 1, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, यहाँ पे था हमारे पास T2, यहाँ पे था T1, तो पहले वाले लिखते हैं, यानी पहले क्या था T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, खुद से करोगे क्या, देखो अच्छा 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 करो, क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये लिखा है NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये लिखा है NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, क्या दोनों बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट लिखे हुए हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, W1 W4, तो टोटल W क्या आ जाएगा, टोटल W जो आ जाएगा W नेट इज इक्वल टू W1 + W3, है ना, W1 + W3, क्योंकि बाकी तो दोनों जीरो हो गए, W1 + W3, समझ आ रहा है कि मैंने W2 W4 क्यों लिखे, क्योंकि वो आपस में कट जाएंगे तो एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर, सही है, ओके, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, क्या आ जाएगा यहाँ से, जगह थोड़ी सी साफ कर लूँ क्या, इसको आप फिगर को बना लो, फिर ऊपर करता हूँ, ठीक है, इस फिगर को बना के ऊपर करता हूँ, देखो ध्यान से, बिगाड़ना तो नहीं चाहिए था, देखने में बढ़िया लग रहा है, चलो छोड़ो, फिर भी कर्तव्य निर्वहन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना, ऊपर कर लेते हैं, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, टोटल W इज इक्वल टू W1 + W3, करेक्ट है, W1 की वैल्यू क्या है, NR T1 ln VB अपॉन VA, NR T1 ln VB अपॉन VA प्लस ये NR T2 ln VD अपॉन VC, ln VD अपॉन VC, दिख रहा है, लेट मी चेक, या दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है, ln VD अपॉन VC, करेक्ट है, VB VA VD VC सब तड़म जाम हो रहा है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भाई हमें 4 प्रोसेस देखे, ठीक है, इधर मैं शॉर्ट में उसको बना दे रहा हूँ, जो मेरे पास कैरनॉट साइकिल थी उसको मैं इधर शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, इस तरह की थी, 4 प्रोसेस हुआ हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया उसके लिए हम नॉर्मल एक्स जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, क्या, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो PA VA इज इक्वल टू PB VB पहले वाले प्रोसेस के लिए। दूसरा क्या था, एडियाबैटिक वाला, तो एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन क्या होती है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें क्या लिखेंगे, PB VB पावर गामा इज इक्वल टू PC VC पावर गामा,
यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, इसके लिए हमने ये इक्वेशन लगा दी। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से आइसोथर्मल है, तो फिर से क्या करेंगे, लेट मी चेक यार, एक बार कंफर्म करना पड़ता है। हाँ ठीक है, सब कुछ करेक्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है, वो फिगर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर से करो वही, क्योंकि आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएगा, पी सी वी सी इज इक्वल टू पी डी वी डी, करेक्ट है। चौथा यहाँ से यहाँ तक फिर से एडियाबैटिक के लिए गामा वाली इक्वेशन, ठीक है, तो पी डी वी डी पावर गामा इज इक्वल टू पी ए वी ए पावर गामा। यहाँ से यहाँ तक ए, ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ठीक है, तो हमने सबके लिए इक्वेशंस लगा दी। अब क्या करो, चारों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, चारों को ऐड करोगे तो एलएचएस आरएचएस में जो कट रहा होगा वो डायरेक्टली कट जाएगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए, पी ए से पी ए गया, पी बी से पी बी गया, पी सी से पी सी गया, पी डी से पी डी गया, ठीक है, बचा क्या इधर, वी ए वी बी पावर गामा वी सी वी डी पावर गामा इज इक्वल टू वी बी वी सी पावर गामा वी डी वी ए पावर गामा। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ए बी वाले टर्म इस तरफ ले जाओ और सी डी वाले टर्म उस तरफ ले आओ, तो इधर क्या आ जाएगा, वी बी पावर गामा, और इधर वी वी प्लस का है, ठीक है, +1 है, ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, वी बी पावर 1 माइनस गामा, वी ए पावर गामा नीचे आ जाएगा, ठीक है, वी ए पावर गामा नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर एक था तो वो -1 में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर आ जाएगा क्या, इधर हमारे पास वी सी पावर गामा -1 अपॉन वी डी पावर गामा -1, करेक्ट है, ये समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसको करेक्ट करके किस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल गामा -1 खत्म हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी डी, करेक्ट है, वी सी अपॉन वी डी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वी डी अपॉन वी सी की जगह पर वही वी अपॉन वी बी कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर सकते हो, ठीक है। चलो इधर थोड़ा सा साफ करके मैं करता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है इधर, यार मुझे बार बार चेक करना पड़ता है यहाँ का, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। अपने जब वही क्लासरूम अपना वाला जो घर वाला क्लासरूम है, वहाँ पे मुझे एक इंच का पता है कि कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये बड़े से बोर्ड होते हैं तो इसमें पर्टिकुलर रीज़न ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे बार बार चेक करना पड़ता है आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप उठा करके यहाँ रखो, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी वन एल एन वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी बी अपॉन वी ए, ठीक है। वी डी अपॉन वी सी की क्या रख देंगे, वी डी अपॉन वी सी की रख देंगे वी ए अपॉन वी बी, ठीक है। तो प्लस एन आर टी टू एल एन वी ए अपॉन वी बी, करेक्ट है। इसकी वैल्यूज को जब चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, समझ रहे हो ना किस तरह से इसकी वैल्यूज को नेगेटिव करेंगे, लॉग है क्योंकि लॉग है तो इसकी पावर -1 आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो एक माइनस लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एन आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए माइनस एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए। कुछ कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन है, तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू नेट भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर एल एन वी बी अपॉन वी ए, कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास T1 माइनस T2, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, पहले लिख लो अच्छा लगेगा देखने में। डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एन आर T1 माइनस T2 एल एन वी बी अपॉन वी ए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द टोटल वर्क डन। भाई हमने सिमुलेशन करके जो कैरनॉट इंजन था उसके लिए वर्क डन निकालने की कोशिश करी, ये क्या है हमारे पास, बेसिकली T1 और T2 वो टेम्परेचर हैं जो कि मेरे सोर्स और सिंक के टेम्परेचर है, ठीक है, बात समझ आ रही, वी बी और वी क्या, जिस ये इनिशियल वॉल्यूम, ये जिस वॉल्यूम तक वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आता है टोटल वर्क डन, ये आ रहा है टोटल वर्क डन। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ आ रही है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, पक्का 100% गारंटीड? अच्छा भाई, ओके भाई। अच्छा यहाँ से क्या हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इफिशिएंसी क्या आएगी, इफिशिएंसी, अच्छा मेरे को डब्ल्यू पता है तो हम इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू बाई Q1, और Q1 क्या होगा, Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट भाई हमारे पास साइकिल थी,
ठीक है, ये हमारे पास साइकिल थी। ठीक है, हीट उसने कहाँ पर ली थी? क्या हीट उसने सिर्फ यहीं पर तो ली थी? उससे जो हमारे पास हॉट रिजर्वायर था उससे हीट यहीं पर तो ली थी। यानी हमारे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए हीट किस तरह से लिखते हैं? हीट किस तरह से लिखते हैं? Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डेल्टा U प्लस W, है ना? हीट इसी तरह से लिखते हैं, हीट इसी तरह से लिखते हैं। ओके 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 ओके, देखो ध्यान से, डेल्टा U इस वाले प्रोसेस के लिए, इस वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T क्या हो गया? 0। डेल्टा T क्या हो गया? 0, यानी डेल्टा U तो 0 हो गया। प्लस W क्या होता है? W क्या होता है आइसोथर्मल के लिए? NRT1 ln VB बाई VA, करेक्ट है। तो ये वाला खत्म हो गया, बचा क्या? Q इज इक्वल टू बचा हमारे पास, Q इज इक्वल टू बचा NRT1, टोटल हीट है, ठीक है, ln VB बाई VA, करेक्ट है। दिस इज द टोटल हीट। हमें क्या निकालना है? इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क अपॉन टोटल हीट। इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क अपॉन टोटल हीट। बात समझ आ रही है? ये कन्फ्यूजन है यहाँ तक? देखो, इफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू वर्क NRT1 माइनस T2, ठीक है, ln VB अपॉन VA अपॉन हीट कितनी है? NRT1 ln VB बाई VA। कुछ कट रहा है? NR से NR मर गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर ऊपर? T1 माइनस T2, नीचे क्या बचा? T1। तो हमारे पास इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? इफिशियंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, करेक्ट है। अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। क्या आ गया यहाँ से? 1 माइनस T2 बाई T1। दिस इज द इफिशियंसी फॉर अ कैरनॉट साइकिल। बात क्लियर है? अच्छा, अगर कोई भी इंजन कैरनॉट इंजन है, भाई कैरनॉट साइकिल मतलब कैरनॉट इंजन, ठीक है, तो अगर कोई भी मतलब आइडियल हीट इंजन, ठीक है, तो अगर कोई इंजन आइडियल हीट इंजन है तो नॉर्मल इफिशियंसी क्या होती है? नॉर्मली जब हम इफिशियंसी लिखते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? नॉर्मली जब हम इफिशियंसी लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। तो अगर वो आइडियल हीट इंजन है तो आइडियल हीट इंजन के लिए इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से आ गया हमारे पास Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि जब भी कोई आइडियल हीट इंजन होगा तो उसके लिए ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन किसके लिए? आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आज की बात समझ आ गई कि क्लास का टाइम भी आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो चलो मिलेगा अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो यार बता देना कमेंट सेक्शन में। तुम लोग अपने आदमियों से क्या बोलना, ठीक है, अपने बच्चों से, मतलब अपने लोगों से बिल्कुल एक परस्पर प्रेम बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दो या टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के बोल सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके जो नोट्स हैं वो 1-2 क्लासेस बाद अपलोड हो जाएंगे, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वो जा करके ज्वाइन कर लो, नोट्स आ जाएंगे उस पर, ठीक है। अभी नहीं, 1-2 क्लासेस के बाद, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में आ जाता है तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कराता हूँ, तो उसके लिए उसमें नोट्स में आपकी एक्सरसाइज वगैरह है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखो। इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट देखेंगे। बेसिकली यहीं से आता है स्टेटमेंट, ठीक है। और देखेंगे क्या क्या 2 स्टेटमेंट थे उसके, पर्टिकुलर कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।